हेलो बच्चों, कैसे हो सारे? बढ़िया, शाबाश। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है केमिकल बॉन्डिंग का। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, सिग्मा बॉन्ड के बारे में, पाई बॉन्ड के बारे में, मींस कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ी थी हमने। कोवेलेंट बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा और पाई। ठीक है, आपने बॉन्ड एंगल भी देखा होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी देखा होगा। उससे आगे हम देखते हैं अब कि हमारी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास वो दो प्रकार की हो सकती है, पोलर और नॉन पोलर। तो देखो पोलर और नॉन पोलर से क्या समझते हैं हम लोग। तो देखो पोलर का मतलब है कि ना उनके ऊपर जैसे कोई दो एटम है, उनके ऊपर यदि कोई पोल्स आ जाए, पोल्स का मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यदि किसी के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता है, इट मींस उस पे पोल्स आ गए, वो कैसा कंपाउंड हो गया? पोलर। और यदि जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आए तो वो कैसा है? नॉन पोलर। ओके, देखो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होंगे या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सी होगी? व्हेन टू डिसिमिलर एटम्स, जब दो अलग अलग एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो जब एटम अलग अलग है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग ही मिलेगी। ठीक है, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एलिमेंट की होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी तरफ ही खींचेगा। एज ए रिजल्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स आर डेवलप्ड। तो फिर क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे? डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, किस प्रकार से? अब देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप दो दोस्त हो, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया? किसी एक चीज की शेयरिंग कर ली। ठीक है, कि भैया दोनों क्या करते हैं? इसकी शेयरिंग करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि उसमें से ना आपका एक दोस्त ज्यादा ताकतवर है, तो वो क्या करेगा? उस चीज पे ज्यादा हक अपना जताएगा। उस चीज को जैसे फैसला ये हुआ कि भाई हम किसी चीज को बीच में रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो ज्यादा ताकतवर था ना उसने उस चीज को क्या कर लिया? अपनी तरफ खींच लिया। और यदि अपनी तरफ खींच लिया, किस लिए खींचा? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी ताकत क्या थी? ज्यादा। ठीक है, तो जब दो एटम्स होंगे हमारे पास जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, तो उसमें से एक जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे कि हम देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है, HCl। तो H और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सी बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बने। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, क्लोरीन को भी एक चाहिए था, दोनों ने क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। अब लेकिन जो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से क्या होती है? ज्यादा। तो इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको अपनी तरफ कौन खींच लेगा? क्लोरीन खींच लेगा। और जब क्लोरीन अपनी तरफ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? थोड़ा सा पार्शियली नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे कैसा आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव। तो ये क्या क्रिएट हो गई? पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स क्रिएट हो गए। ठीक है, इसलिए ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये किस प्रकार की बॉन्ड है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, दूसरा एग्जांपल वाटर की बात करें। वाटर किस प्रकार से होता है? OH इस प्रकार से। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? हाइड्रोजन से ज्यादा। तो ज्यादा है तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ही खींचेगा। और खींचेगा तो ऑक्सीजन पे कैसा? माइनस डेल यहां से। और इस बॉन्ड के भी खींचेगा तो माइनस डेल यहां से। हाइड्रोजन पे कितना? प्लस डेल। हाइड्रोजन पे कितना? प्लस का डेल। तो देखो यहाँ पे क्या क्या क्रिएट हो गए? पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स क्रिएट हो गए। ठीक है, जब अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दो एटम्स होते हैं तो फिर वो कौन सी बॉन्ड होती है? पोलर। अब नॉन पोलर क्या होगी? तो नॉन पोलर इसका उल्टा कि भैया जब शेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स एनी वन एटम, कि बस वो जहां है ना वहीं की वहीं रहे, मींस डिस्प्लेस ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन था, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की कौन सी बॉन्ड बनी? कोवेलेंट बॉन्ड। और अब देखो ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? सेम। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जहां पे हैं वहीं की वहीं रहेंगे। समझ गए? वहीं की वहीं रहेंगे तो हिले ही नहीं। जब हिले नहीं तो कोई चार्ज आएगा नहीं, चार्ज नहीं आएगा तो ये बॉन्ड किस प्रकार की? नॉन पोलर। ओके, दूसरा एग्जांपल Cl2Br2N2O2। कोई भी ब्रोमीन है, ब्रोमीन ने भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की? एक एक इलेक्ट्रॉन की। अब ब्रोमीन ब्रोमीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इसलिए ये बॉन्ड भी कैसी? नॉन पोलर। समझ गए सारे? ठीक है, अगला देखिए हमारे पास पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो जो कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास उसके अंदर ना थोड़ा सा कौन सा कैरेक्टर होता है? आयनिक कैरेक्टर। मींस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम आयनिक कैरेक्टर को देखेंगे। तो देखो इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ना उसके अंदर तो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है उसके अंदर पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो किस प्रकार से कि जैसे मेरे पास दो एटम है, एक एटम ए एक एटम बी। ठीक है, अच्छा यदि
जैसे मैंने माना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ है। फॉर एग्जांपल इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3 है। तो आप लोग ये बताओ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या बीच में फिक्स रहेंगे? नहीं रहेंगे। जिस एलिमेंट की, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन से कौन खींचेगा? अपनी तरफ बी खींचेगा। और यदि बी ने अपनी तरफ खींच लिए तो क्या इलेक्ट्रॉन्स बीच में रहे? बीच में नहीं रहे। तो मींस कौन सा कैरेक्टर आया? देखो बॉन्ड तो कोवेलेंट है, वही शेयरिंग थी, लेकिन बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से किस तरफ से ले गए? बी की तरफ। तो बी की तरफ चले गए तो कौन सा कैरेक्टर आ गया? आयनिक कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर तो किसकी, ट्रांसफर कौन से बॉन्ड में होता है? आयनिक बॉन्ड में होता है ना। समझ रहे हो? तो भैया पहले फैसला क्या हुआ कि भैया एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेंगे? बीच में। लेकिन बाद में बी की जो ताकत थी इलेक्ट्रॉन्स खींचने की थोड़ी ज्यादा थी, तो बी ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। तो देखो दिखने में क्या दिखेगा कि भैया शेयरिंग होती तो बीच में होते, मींस कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए? बी की तरफ। इट मींस हमें क्या दिखाई देगा कि ए ने इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए। और जो ट्रांसफर कहाँ होता है? ट्रांसफर आयनिक बॉन्ड में होता है। तो ये बॉन्ड तो कौन सी है? कोवेलेंट, क्योंकि शेयरिंग हुई है। लेकिन बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। और जब अपनी तरफ खींच लिया तो कौन सा कैरेक्टर आ गया? आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, बॉन्ड कोवेलेंट है लेकिन उसमें कैरेक्टर कौन सा है? आयनिक कैरेक्टर। समझे? अब देखो जैसे इनकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज होती हैं। अब क्या होगा कि यदि दो एटम्स हमारे पास और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आता है। जीरो कब आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब वो दोनों क्या होंगे? सेम। जैसे कि मैं बात करूं F2 फ्लोरीन, F2 है तो बताओ इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4, इसकी भी कितनी? 4। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना? 4 - 4 0। इट मींस जब 0 आएगा तो बताओ, और वैसे भी तो देखने में दिख रहा है क्या कि बताओ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे किसी की तरफ? किसी की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है? सेम है। समझ रहे हो? तो ये बॉन्ड हमारी कैसी है? नॉन पोलर है। इट मींस प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें कोई भी आयनिक कैरेक्टर नहीं है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा इट मींस इसमें कोई भी कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पार्शियल आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। समझ गए? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 होगा उस टाइम पे हमारी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 50% तो आयनिक कैरेक्टर होगा और 50% ही कोवेलेंट कैरेक्टर। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स इज 1.9 द बॉन्ड इज सेड टू हैव 50% आयनिक कैरेक्टर एंड 50% कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके, जैसे जैसे यदि वैल्यू हमारे पास ये आ गई 2.8 आ गई समथिंग, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 2.8 आ गया, तो इस बात का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन से दूसरे की तरफ ज्यादा जाएंगे, दूसरे की तरफ ज्यादा जाएंगे तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? आयनिक कैरेक्टर। समझ गए? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यदि बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ओके, अच्छा आगे देखेंगे। उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब। ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी क्या करेंगे? शेयर, और लाइक तो कर ही दोगे। ठीक है, आगे देखो डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है हमारे पास? डायपोल मोमेंट है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। मींस जो भी चार्ज है नेगेटिव पॉजिटिव उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी अमाउंट कितना? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और जो हमारे पास एटम है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना है? ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लाई इट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो क्या हो इनटू डी, क्या हो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, और डी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। इन दोनों की मल्टीप्लाई को क्या कहेंगे? डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट को किसी डिनोट किया हमने म्यू से। ठीक है, अब देखो डायपोल मोमेंट को हम शो किस प्रकार से करते हैं? जैसे कि मेरे पास HF मॉलिक्यूल है, ठीक है, HF मॉलिक्यूल है, ये नेगेटिव होगा, इस पे डेल नेगेटिव, थोड़ा सा इस पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। अब आप लोग बताओ इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? डायपोल मोमेंट हमें ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में जाएंगे, उनका मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। तो बताओ आप लोग इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? फ्लोरीन की तरफ। इस प्रकार से दिखाएंगे एरो से, और पीछे ऐसे ही कट लगा देंगे। ठीक है, पीछे का जो पार्ट है वो ये है और आगे का पार्ट जो हमारा वो एरो। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है कि डायरेक्शन दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, अच्छा ये Cl2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे? डिस्प्लेस होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या है? सेम है। ठीक है, कैसी बॉन्ड है? नॉन पोलर है। तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी? 0। डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी।
ठीक है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। कितनी होगी ये हमें याद नहीं करना, ठीक है, ये देखना है कि म्यू कहाँ 0 कहाँ नहीं 0। तो यदि कोई नॉन पोलर बॉन्ड है, दोनों एटम सेम है, तो म्यू की वैल्यू क्या रहेगी 0, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, इट मींस नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, HCl के अंदर म्यू क्या रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा, ठीक है, मींस नॉट इज इक्वल टू 0। Cl पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस, इलेक्ट्रॉन इस तरफ इस प्रकार से जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CO2 जो मॉलिक्यूल हमारे पास है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा अपनी तरफ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ। तो देखो क्या हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेंगे उतने इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेंगे, इट मीन से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और सेम अमाउंट से खींचेंगे, तो दोनों का इफेक्ट, नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल, इट मीन से म्यू यहाँ पे क्या रहेगा 0। ओके, अब आप लोग एक बात याद रखेंगे क्या, कि ये बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो इट मींस वो जो एक एटम है वो अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी ज्यादा। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि उतना ही ज्यादा क्या आएगा, चार्ज आएगा, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा हमारी किसकी वैल्यू आएगी, म्यू की। यदि कोई चार्ज ही नहीं आया, चार्ज 0 है, तो फिर म्यू भी क्या हो गया हमारा 0। ओके, तो ये बात याद रखेंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायपोल मोमेंट के। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारा डायपोल मोमेंट। ओके, आप लोग इनमें से बताओ सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, HF, HCl, HBr, HI, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, करो, सबसे ज्यादा किसका, उससे कम किसका, सबसे कम किसका। तो देखो बताओ, हाइड्रोजन तो सेम है सब में, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इट मींस जब हम ऊपर से नीचे आते हैं सतुरे ग्रुप पे, तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी क्या रहेगा हमारा कम। समझ लो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4 होती है, क्लोरीन की इससे कम, ब्रोमीन की इससे कम, और आयोडीन की इससे कम। तो जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, कम होता है। और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम तो इट मीन से डायपोल मोमेंट भी कम। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट से कौन करेगा, HF, उससे कम ये, और सबसे कम HI। ओके, हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, देख लिया था पहले भी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, कितना चार्ज आएगा, -2, इस बॉन्ड से भी खींचेगा और इस बॉन्ड से भी। हाइड्रोजन पे कितना आएगा, इस पे प्लस, और इस हाइड्रोजन पे प्लस। इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे, डायरेक्शन इस प्रकार से, ये में डायपोल मोमेंट शो कर दिया। म्यू नॉट इज इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, और वो कितनी होगी 1.84 डीबे। डीबे हमारे डायपोल मोमेंट की क्या है, यूनिट, ठीक है, डी से या डीबे। ओके, ये हमारे पास NH3 अमोनिया, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे इस बॉन्ड के, बताओ, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स ये ऊपर की तरफ, इस बॉन्ड के भी ऐसे ऊपर की तरफ, और इस बॉन्ड के भी ऊपर की तरफ। और जो लोन पेयर्स होते हैं ना, लोन पेयर के भी जो हमारा लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, हमेशा अपवर्ड की तरफ, ठीक है। लोन पेयर का डायपोल मोमेंट हमेशा अपवर्ड, ऊपर की तरफ से होगा, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई, 1.47, ठीक है। देखो वाटर की ज्यादा है ना 1.84, और इसकी 1.47, क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही उतना ज्यादा, तो उसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा। ओके, एक केस और देखेंगे हम, NH3 करो आप लोग, अभी हमने किया था NH3 इस प्रकार से, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी आई थी, 1.47 डीबे। ओके, एक आप लोग NF3 करो, NF3 भी शेप क्या आएगी, पायरामिडल, हो गया, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ कि ना NH3 और NF3 में ज्यादा डायपोल मोमेंट की वैल्यू किसकी होगी, NF3 और NH3 में ज्यादा डायपोल मोमेंट की वैल्यू किसकी होगी, बताओ। तो देखो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपनी तरफ, नाइट्रोजन, इस बॉन्ड के कौन खींचेगा, नाइट्रोजन, इस बॉन्ड के भी कौन खींचेगा, नाइट्रोजन। ओके, सभी हाइड्रोजन पे +1 +1 और +1, और नाइट्रोजन पे कितना आएगा, -3 डैश। ओके, और लोन पेयर का भी जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो किस प्रकार होगी, अपवर्ड, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ
NF3 में आप लोग किस प्रकार से दिखाओगे, NF3 में किस प्रकार से दिखाओगे, नाइट्रोजन फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, फ्लोरीन, डायरेक्शन इस तरफ फ्लोरीन खींचेंगे, यहाँ पे भी फ्लोरीन और यहाँ पे भी फ्लोरीन, लेकिन जो लोन पेयर है इसकी डायरेक्शन तो हमेशा कहाँ रहेगी, अपवर्ड। अब लोग आप देख के बता दो कि किसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, बताओ। देखो यहाँ पे तो जो चार हमारे रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो चारों की चारों किस तरफ लग रहे हैं, ऊपर की तरफ, और यहाँ पे देखो तीन तो एक साइड और एक डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, इट मींस तीन तो एक तरफ जा रहे हैं और एक एक तरफ अपोजिट, तो मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इसके मुकाबले क्या आएगी, कम आएगी, समझ रहे हो। जैसे कि तुम लोग किसी एक चीज के फोर्स लगा रहे हो, एक बार तो तुम चारों एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हो मिलके, और फिर एक बार क्या हो कि तीन एक डायरेक्शन में और जो एक है वो अपोजिट में, तो जो अपोजिट लगा रहा है वो तुम्हारे कुछ फोर्स को क्या करेगा, कम करेगा। इट मींस यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, कम आएगी, और इसकी क्या रहेगी, ज्यादा। तो इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो रहती है वो होती है 0.24 dB, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि NF3 दोनों की शेप पिरामिडल होती है, लेकिन NH3 की डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है और NF3 की कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चारों के चारों डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में होते हैं और यहाँ पे तीन एक डायरेक्शन में और एक इनकी अपोजिट में। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट, तो देखिए एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज होता है। तो जो पहला हमारे पास है, इन डिटरमाइन द पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड की क्या बताता है, पोलरिटी बताता है, ठीक है। कि यदि डायपोल मोमेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड की पोलरिटी भी उतनी ही ज्यादा, क्योंकि जितनी ज्यादा डायपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी मीन से इलेक्ट्रॉन्स को किसी एटम ने अपनी तरफ उतना ज्यादा क्या होगा, खींचा होगा, ठीक है। तो वो बॉन्ड उतनी ज्यादा पोलर, किसी की डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम तो बॉन्ड मीन से कम पोलर, और किसी की डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 तो मीन्स बॉन्ड कैसी, नॉन पोलर। ओके, दूसरा, इन डिटरमाइन द सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, सिमेट्री मतलब हमें ये बताता है कि कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं। यदि किसी के डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी तो वो मॉलिक्यूल हमारा कैसा होगा, सिमेट्रिकल, और यदि किसी की डायपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ होती है तो वो मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ये हमें ये भी बताता है कि सिस आइसोमर है ये मॉलिक्यूल का, या ट्रांस आइसोमर है, ये क्या होते हैं, देखो बाद में भी काम आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस और ट्रांस क्या होते हैं देखेंगे। जैसे कि ना मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ क्लोरीन है, इसी प्रकार से इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है सेम यही C डबल C, ले यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। देखो क्या दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है भैया, C2Cl2H2, C2Cl2H2 दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो 10th क्लास याद करो कि जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। आया याद, आया होगा। देखो इसका स्ट्रक्चर अलग है ना, यहाँ पे तो देखो HH ऊपर है, यहाँ पे एक H एक Cl ऊपर की तरफ, तो स्ट्रक्चर अलग होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो देखो यदि सेम एटम सेम साइड हो, जैसे कि जिस प्रकार से हमारा जो हाइड्रोजन है, देखो पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो दोनों सेम है, देखो सेम एटम सेम साइड है ना, लेकिन यहाँ पे जो सेम एटम है वो किस प्रकार से, डिफरेंट साइड, सेम एटम सेम साइड, सेम एटम अपोजिट साइड, आमने सामने। जब सेम एटम आमने सामने होते हैं ना तो वो कौन सा आइसोमर होता है हमारा, वो होता है ट्रांस। और जब सेम एटम सेम साइड लाई करते हैं तो वो होता है हमारा सिस। हो गया याद सभी के, ठीक है। जब सेम एटम सेम साइड होते हैं तो सिस होता है, और जब सेम एटम डिफरेंट साइड होते हैं तो कौन सा होता है, ट्रांस, ठीक है। हम अल्कीन्स में देखते हैं जब डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। अल्केन में हम इसको नहीं देखेंगे, अल्कीन में देखेंगे कि जब अल्कीन में जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ठीक है। कि जब सेम एटम सेम साइड हो तो सिस, सेम एटम डिफरेंट साइड हो तो ट्रांस, ठीक है। तो हमें किस प्रकार से डिफरेंशिएट करेगा, अब आप लोग बताओ। जैसे कि ये क्लोरीन है और ये कार्बन है, बताओ इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ खींचेंगे, क्लोरीन की तरफ खींचेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी, क्लोरीन की। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, क्लोरीन खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी, क्लोरीन की, ठीक है। खींच गई, इट मींस कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी डायपोल मोमेंट की। यहाँ पे देखो बटा
कौन खींचेगा? क्लोरीन। यहाँ पे भी कौन खींचेगा? क्लोरीन। लेकिन देखो दोनों क्या बिल्कुल आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, नेट इफेक्ट जीरो। तो यदि ट्रांस आइसोमर है तो म्यू क्या होता है उसके लिए? जीरो। और यदि सिस आइसोमर है तो म्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। समझ गए? तो हमें किस प्रकार से पता लगेगा कि सिस आइसोमर है ट्रांस है? यदि उसकी म्यू की वैल्यू जीरो है तो वो आइसोमर कैसा होगा? ट्रांस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, अपोजिट आने में डायपोल मोमेंट एक दूसरे से क्या हो गए? कैंसिल आउट। और यदि सिस होता तो एक साइड में जाते हैं, एक साइड में, तो इट मींस म्यू की वैल्यू कुछ न कुछ तो आएगी। ओके, अगला हमारे पास टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजिशन। तो ये क्या होता है? देखो ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजिशंस क्या होती हैं? जैसे कि मेरे पास बेंजीन की रिंग है, आते हो कि बेंजीन की रिंग बनाना आप लोगों को इस प्रकार से, ये ठीक है। एक और बनाओ, दो हो गई, एक और करो। जैसे कि मेरे पास ये बेंजीन की रिंग्स है, मैंने यहाँ पे ग्रुप लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे भी लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे भी लगा दिया क्लोरीन। तो ये जो ग्रुप लगाया है ना मैंने, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में 3 पोजीशंस होती हैं। देखो ये जो पहली पोजीशन होगी इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, ये जो पोजीशन होगी इसको बोलेंगे हम मेटा, और ये जो पोजीशन होगी इसको हम बोलेंगे पैरा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो उसके रिस्पेक्ट में पहली पोजीशन ऑर्थो, दूसरी मेटा और तीसरी पैरा। ठीक है, फिर मेटा फिर ऑर्थो, और ये दोनों फिर आमने सामने पैरा। ओके, पैरा पैरा, ऑर्थो ऑर्थो, मेटा मेटा, ये होता है। ठीक है, तो मैं बात करता हूं कि जैसे मैंने पहले स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? क्लोरीन। दूसरे में मैंने यहाँ लगा दिया क्लोरीन, और तीसरे में क्लोरीन यहाँ लगा दिया। तो बताओ ये तो हमारा कौन सी पोजीशन पे लगाया हमने? ऑर्थो पे, ये लगाया मेटा पे, और ये लगाया हमने पैरा पे। सही है। अब आप लोग बताओ, डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, इसका इस तरफ, डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, इस बॉन्ड का इस तरफ, इसका डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, और इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ। आप लोग मेरे को ये बता दो देख के कि सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट की वैल्यू किसकी मिलेगी? किसकी मिलेगी? ऑर्थो की। क्यों? क्योंकि देखो दोनों डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में है लगभग, समझ रहे हो? और यहाँ पे देखो एक ऊपर तो थोड़ा सा नीचे हो गया, और यहाँ पे क्या पैरा में तो बिल्कुल अपोजिट हो गए, है ना? अपोजिट इन डायरेक्शन हो गए, बिल्कुल आमने सामने। ये ऊपर तो ये नीचे खींचेगा, मींस कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, कहीं पे भी नहीं जाएंगे, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। तो यदि पैरा होगा हमारे पास, पैरा आइसोमर होगा, तो म्यू की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। और इसकी सबसे ज्यादा, इट मीन्स ऑर्थो आइसोमर के लिए म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा, और सबसे कम या मीन्स जीरो किसके लिए? पैरा के लिए। तो हमें कुछ भी दे देंगे ऑर्थो, मेटा, पैरा, बताओ कौन सा? तो जिसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा वो हमारे पास ऑर्थो होगा, जिसकी सबसे कम वो पैरा होगा, और जिसके बीच में वो हमारा क्या होगा? मेटा। ओके, देखो अगला देखते हैं, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तब हमने पढ़ा था कि पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और अब पढ़ रहे हैं पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। इट मींस यदि आयनिक बॉन्ड होगी तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और यदि कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो थे, ए और बी। ए ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? बी को दिए, अपने इलेक्ट्रॉन्स बी को दे दिए, तो कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब ए पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव, बी पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। ये यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करना चाहेगा? अट्रैक्ट करेगा। और जब अट्रैक्ट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक पहले बढ़िया तरीके से इस प्रकार से था, वो थोड़ा सा इसकी तरफ खींचेगा, और खींच के थोड़ा सा झुकाव में आ जाएगा। और जब ये झुकाव होगा, इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो था वो क्या हो गया? डिस्टोर्टेड हो गया, मीन्स जैसा था वैसा नहीं रहा। ठीक है, और जब यदि इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ खिंच गए तो इट मींस थोड़ा सा बीच में आएंगे, और बीच में फिर कौन सी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कोवेलेंट में। समझ रहे? तो हमें क्या दिखेगा कि थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। तो आयनिक बॉन्ड में तो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता है। तो अब देखो, व्हेन ए कैटाइन अप्रोचेस एन एनाइन, जब एक कैटाइन एनाइन को अप्रोच करेगा, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनाइन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैटाइन। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना एनाइन का, वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ? कैटाइन्स की तरफ, एंड हेंस गेट डिस्टोर्टेड, और वो क्या हो जाएगा? डिस्टोर्टेड हो जाएगा, जैसा था वैसा नहीं रहा।
द इफेक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। ठीक है, 3 डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे सारे बच्चे। क्या जब व्हाट इज द पोलराइजेशन ऑफ एनाइन, तो हम क्या कहेंगे कि जब एक कैटाइन अप्रोच करता है एनाइन को, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो कैटाइन की तरफ अट्रैक्ट होता है और क्या हो जाता है? डिस्टोर्टेड। उसी को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। अब देखो, ये जो कैटाइन है इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचा। ठीक है, इसकी अब कोई पावर भी तो होगी खींचने की, कि किसी ताकत से इसने अपनी तरफ खींचा है। ठीक है, भाई बड़ी स्ट्रांगली तरीके से खींचा या थोड़ा सा आराम से खींचा। तो देखो, द पावर ऑफ द कैटाइन टू पोलराइज द एनाइन, कि भैया वो पावर जिस पावर से कैटाइन एनाइन को क्या किया? पोलराइज किया, इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर। उसको हम क्या कहेंगे? इसकी पोलराइजिंग पावर। तो कैटाइन की पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग मतलब कि जैसे पहले ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस प्रकार से था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, जब ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा तो इस तरफ क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स, और पीछे क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो मीन्स पॉजिटिव चार्ज। जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो क्या होगा? थोड़ा सा पोलर इन नेचर, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? पोलराइज। ठीक है, तो द पावर ऑफ द कैटाइन टू पोलराइज द एनाइन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर। ठीक है, अगला द टेंडेंसी ऑफ द एनाइन। अब देखो, ये जो एनाइन था ये भी तो उसकी तरफ गया है, इसकी भी तो कुछ पावर होगी कि भैया जल्दी से खींच गया उसकी तरफ या धीरे धीरे खींचा। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ द एनाइन टू गेट पोलराइज्ड इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिबिलिटी। तो पोलराइजिबिलिटी क्या होगी? कि भैया जो एनाइन है ना वो कितनी जल्दी या कितनी धीरे कैटाइन की तरफ गया, या मीन्स पोलराइज हुआ, तो उसको क्या कहेंगे हम? एनाइन की पोलराइजिबिलिटी। और कैटाइन की क्या होगी? पोलराइजिंग पावर। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पोलराइजेशन। ओके, अब देखते हैं अगला हमारे पास कि क्या क्या फैक्टर डिपेंड करेंगे किस फैक्टर से किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो देखो, स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन, यदि कैटाइन का जितना छोटा साइज होगा ना उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा, पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी जितना कैटाइन का जो साइज है वो क्या रहेगा? कम। ठीक है, कैटाइन का साइज छोटा तो पोलराइजिंग पावर है ज्यादा। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम कि साइज जितना छोटा कैटाइन का पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं LiCl और KCl। ठीक है, LiCl और KCl में बताओ कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा कहां पे है? तो जिसकी पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना अपनी तरफ खींचेगा, और जितना अपनी तरफ खींचेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। तो देखो, कंपाउंड तो हमारे दोनों कैसे हैं? आयनिक कंपाउंड है। लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, पोटासियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया। कंपाउंड कैसे? आयनिक। लेकिन इनमें कैरेक्टर कैसा? कोवलेंट। क्यों? क्योंकि देखो, लिथियम का साइज पोटासियम से क्या होता है? छोटा होता है। यदि छोटा साइज है, यदि साइज छोटा है तो कैटाइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो किसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया? LiCl में। तो हम पूछ रहे हैं कि LiCl KCl में ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें? तो LiCl में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैटाइन का साइज क्या है? छोटा। तो कैटाइन का साइज जितना छोटा उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की क्षमता उतनी ज्यादा, और जितना ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा। ओके, दूसरा लार्ज साइज ऑफ एनाइन। यदि एनाइन का साइज बड़ा है तो देखो, जितना बड़ा साइज होगा ना एनाइन का, मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतनी आसानी से या उतनी ही जल्दी किसकी तरफ खींचेंगे? कैटाइन की तरफ। इट मींस एनाइन का साइज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, एनाइन का साइज जितना ज्यादा होगा उसकी पोलराइजिबिलिटी भी क्या होगी? उतनी ज्यादा। पोलराइजिबिलिटी किसकी थी? एनाइन की। कि एनाइन की वो टेंडेंसी कि वो कैटाइन की तरफ कितनी जल्दी खींचता है, उसको हम क्या कहते हैं? एनाइन की पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, जैसे कि देखें LiF, LiCl, LiBr, इनमें बताओ कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसका? तो देखो, लिथियम तो सब जगह सेम है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, साइज बड़ा किसका? ब्रोमीन का। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ज्यादा आसानी से अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ? कैटाइन की तरफ। तो जो जितनी जल्दी होगा, जो जितनी आसानी से अट्रैक्ट होगा, तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर LiBr का और सबसे कम LiF। ओके, अगला हमारे पास लार्ज चार्ज होता है कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन या एनाइन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा ना उतना ही ज्यादा क्या होगा? कोवलेंट कैरेक्टर। जैसे कि मैं बात करूं NaCl, MgBr2, AlCl3, सारे कैसे कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। अब देखो,
Na पे कितना चार्ज, +1, क्लोरीन पे -1, Mg पे कितना, +2, एक ब्रोमीन पे -1, 2 पे -2, एक एल्यूमिनियम पे +3, एक क्लोरीन पे -1, टोटल -3। अब देखो जहां पे जितना ज्यादा चार्ज होता है, देखो कैटाइन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटाइन का साइज उतना ही छोटा, ठीक है ना। तो जितना छोटा साइज कैटाइन का उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ताकत से खींचेगा, और जितनी ताकत से खींचेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक भी उतना ही ज्यादा। तो किसका ज्यादा, AlCl3 और सबसे कम NaCl। ओके, आगे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो क्या कि देखो आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी हमने, क्या लिखा था कि आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ओके, लेकिन जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड है वो सभी स्टेट में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा, जो यूजुअली जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं। तीसरा, आयनिक कंपाउंड का तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा था, हाई, इनका कैसा होगा, लो। ओके, अगला पॉइंट, हमारे आयनिक कंपाउंड वाटर में क्या होते थे, सोल्यूबल, लेकिन हमारे जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, किसी एक दो को छोड़ के, जैसे कि शुगर है, शुगर कोवेलेंट कंपाउंड लेकिन वाटर में क्या, सोल्यूबल। ठीक है, जनरली हमारे क्या होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर। ओके, और लास्ट, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि उनके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा हाइब्रिडाइजेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, तो सारे बच्चे पढ़ लेंगे बढ़िया तरीके से। ओके, टेक केयर।